गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आपके मैंने सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। आज आपका डिस्कस करेंगे हम कन्वेंशंस। ठीक है, तो अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है। ठीक है, तो पहला अकाउंटिंग कन्वेंशन लेते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि अकाउंटिंग कन्वेंशन आपकी वो गाइडलाइंस होती हैं, वो आपकी गाइडलाइंस होती हैं जो कि आपके अकॉर्डिंग टू यूजेस या अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन वो चेंजेस हो सकती हैं। तो मतलब है कि कन्वेंशन जो आपकी होती है वो लीगली एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं ये सभी को फॉलो करना ही करना है। ये कन्वेंशन आपकी डिपेंड करते हैं आपके यूजेस के, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन चाहता है तो इनको एक्सेप्ट करे और नहीं चाहता तो उनको एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे है तो अकाउंटिंग कन्वेंशन में आपको लेके चलते हैं। आपकी अकाउंटिंग कन्वेंशन सबसे फर्स्ट कन्वेंशन है आपकी जो फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन जो आपकी फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन आपकी ये बोलती है कि आपकी अकाउंटिंग की जो भी इंफॉर्मेशन है, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी इंफॉर्मेशन है, आप वो सभी की सभी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कीजिए, सबका खुलासा कीजिए। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें ना रहें जो कि आप छुपा के रखें। मतलब है कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपने जर्नल बनाया है, लेजर बनाया है, ट्रायल बैलेंस बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, बैलेंस शीट बनाई है, उनके माध्यम से जो भी आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को इंटरेस्टेड यूजर्स के लिए डिस्क्लोज कीजिए। क्योंकि हम देखिए, अगर मैं मान लो बैलेंस शीट में अपनी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ तो किसके लिए दिखा रहा हूँ? यूजर्स के लिए। तो यूजर्स तो मतलब है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, आपको उसको शो करना है, शो कर देना है एज पर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उनके अकॉर्डिंग। जैसे कि मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट को क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वो सभी इन्फॉर्मेशन उसको डिस्क्लोज करनी होंगी। ओनर को चाहिए होगा कि बिजनेस का कितना कैपिटल चल रहा है, कितना उसका अमाउंट है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर आप वही बताना नहीं चाहेंगे तो ये आपका लॉस सही नहीं है। तो इसलिए आपको ओनर्स को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। क्रेडिटर मतलब जो आपको उधार में माल सप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट, कस्टमर, एम्प्लॉय, बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, क्रेडिटर है जिनको हम हमें उधार में माल बेचते हैं। अगर हम उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं पेमेंट करने के लिए, कितनी कैश है, तो वो हमें उधार में नहीं बेचेंगे। तो इसीलिए है कि जो फुल डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्सेप्ट कन्वेंशन है जो आपका है, वो आपका ये बताता है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है अकाउंट्स की, ठीक है, अकाउंट्स की जो भी इंफॉर्मेशन है आप उनको फुल डिस्क्लोज कीजिए। मतलब कि रिलेटेड टू इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ पार्टी उसको आप प्रोवाइड कीजिए। अगर क्रेडिटर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप उसको डिस्क्लोज कीजिए। गवर्नमेंट से रिलेटेड तो उसको गवर्नमेंट को डिस्क्लोज कीजिए। मैनेजमेंट से रिलेटेड तो मैनेजमेंट को दीजिए। तो यही चीज़ है कि आपका ये जो कन्वेंशन है ये बोलती है कि जो आपके यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है आपको उनको अपनी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को फुल डिस्क्लोज करना है। फुल डिस्क्लोज करना इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो बिजनेस के सीक्रेट हैं वो वहाँ पे शेयर कर दिए जाएँ। ठीक है, बिजनेस के जो आपके टॉप सीक्रेट हैं आपको उनको शेयर नहीं करना है। हाँ, जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो कि इन्फॉर्मेशन आपके यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो हैं यूजर्स, उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको डिस्क्लोज करनी होगी। बट ऐसा नहीं है कि कंपनी के जो बहुत सारे सीक्रेट हैं आप उस सीक्रेट को ही डिस्क्लोज करने लगे। ठीक है, तो आपका ये लॉ कभी ये नहीं बोलता है कि आपको अपने वो सभी सीक्रेट भी डिस्क्लोज कर देने हैं जो कि डिस्क्लोज करने लायक नहीं थे। तो आपका अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन आपका ये बढ़ जाता है कि अकाउंट की जो भी इन्फॉर्मेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इनके सबके माध्यम से आपने जो भी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं आप उन सभी इन्फॉर्मेशन को आप क्या कीजिए, डिस्क्लोज कीजिए। ठीक है, तो इसी सिलसिले में आपके कुछ पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, वो पॉइंट्स भी आपको बता दे रहे हैं क्या क्या पॉइंट्स आते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर और कन्वेंशन के अंदर। ठीक है, इस कन्वेंशन के अंदर देखकर बोला जाता है कि सबसे पहला जो आता है कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट लायबिलिटीज का मतलब होता है कि ऐसी बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं जो कि आपकी सडनली
हैपेंड होती हैं, मतलब कि आपको उसके बारे में पता नहीं होता, अचानक से वो लायबिलिटी आपके सामने आ जाती हैं, तो वो हो जाती है कंटिजेंट लायबिलिटी। जैसे मान लीजिए कोर्ट में आप कोई केस चल रहा था और कोर्ट ने अचानक से सडनली कोर्ट का केस फैसला आया कि आपके ऊपर इतने रुपए की लायबिलिटीज है, आपको इतने रुपये फीस पे करना है या आपको इतना रुपये फाइन पे करना है, तो ये क्या आपके सडनली आ जाती हैं। तो मतलब है कि जैसे बिल्स पेबल बिल्स रिसीवल भी हो जाते हैं, वो भी आपके कंटिजेंट लायबिलिटी आ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब है सॉरी बिल्स रिसीवल में क्या होता है, डिस्काउंटेड। अगर आपने कोई बिल्स रिसीवल अपना डिस्काउंट करा लिया बैंक से, तो वो भी आपका इसमें आ जाएगा। तो मतलब है कि कोई भी ऐसी लायबिलिटी जिसके बारे में आपको पता नहीं है बट वो सडनली आपको पेमेंट करने के लिए हो सकती है, तो वो आपकी कंटिजेंट लायबिलिटीज है। तो मतलब है कि हमें कंटिजेंट लायबिलिटी अगर कोई भी कंटिजेंट लायबिलिटीज है तो हमें उसको भी शो करना होगा एक फुट नोट दे करके, मतलब जो बैलेंस शीट बनाएंगे वहाँ पे फुट नोट दे करके उस कंटिजेंट लायबिलिटीज को हम शो कर देंगे। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, कंटिजेंट लायबिलिटीज को हमेशा बैलेंस शीट में फुट नोट दे करके शो किया जाता है। ठीक है, तो कंटिजेंट लायबिलिटीज का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी लायबिलिटीज जो कि फ्यूचर में अकर्ड होगी और उसके बारे में हमें अभी इन्फॉर्मेशन क्लियरली नहीं है कि वो अकर्ड होगी भी या नहीं होगी, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन वो हो सकता है वो चीज़ अकर्ड हो जाए। ठीक है, दूसरा है साथ साथ हम ये भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डिस्क्लोज कर देंगे नीचे फुट नोट दे करके या मार्क करके दे देंगे कि अगर हम स्टॉक के मेथड में अगर कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, जैसे स्टॉक के मेथड मैंने आपको बहुत सारे बताए थे कि लीफो होता है, फीफो होता है और हीफो होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं और भी मेथड्स होते हैं। तो अगर मान लीजिए हम स्टॉक के वैल्यूएशन के जो मेथड्स अपना रहे हैं अगर उनमें हम कोई चेंजेस ला रहे हैं तो हमें तुरंत वहीं पे नीचे फुटनोट दे करके मार्क स्टार लगा करके हमें वो दिखाना पड़ेगा कि हमने स्टॉक का मेथड चेंज कर दिया और जो मेथड फॉलो किया हम उसको वहाँ पे मेंशन कर देंगे। सेम यही चीज़ है डेप्रिसिएशन के लिए कि डेप्रिसिएशन के लिए आप जो भी मेथड फॉलो कर रहे होंगे आप उस मेथड को वहाँ पे इंक्लूड करेंगे। अगर कोई मेथड आप चेंज करें डेप्रिसिएशन का तो आप उसको भी वहाँ पे शो कर देंगे, जिससे कि क्लियरली इन्फॉर्म रहेगा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, जो भी आपके इन्फॉर्मेशन हैं आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उनको पता रहेगा कि आपने स्टॉक का वैल्यूएशन किस मेथड से किया है या आपने एसेट पे जो डेप्रिसिएशन है वो किस मेथड से लगाया है। ठीक है, ठीक साथ ही साथ है कि आपका इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मतलब है कि आपने पैसा जहाँ बाहर कहीं किसी सिक्योरिटी पे लगाया है, किसी दूसरी कंपनी के शेयर वगैरह आपने खरीदे हैं। ठीक है, तो आपने पैसा बाहर जहाँ लगाया है उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है उसको भी हम क्या करते हैं, उसको भी हम नीचे फुट नोट दे करके नोट कर लेते हैं। देखिए रिकॉर्ड तो क्या करेंगे हम बुक वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे बट मार्केट वैल्यू नीचे फुट नोट में रिकॉर्ड कर लें, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि हमारी मार्केट में इतनी वैल्यू चल रही है और हमारी रियल में वैल्यू उतनी है। ठीक है, तो फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन आपका ये बोलता है कि आपकी जो भी अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपकी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है, आपको वो सभी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, जिससे कि जो आपके यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उनको वो सभी इन्फॉर्मेशन क्लियरली प्रोवाइड की जा सकें। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने सीक्रेट ही प्रोवाइड कर दीजिए, अपने सीक्रेट को आपको सीक्रेट रखना है। हाँ, जो आपकी इन्फॉर्मेशन वो यूजर्स के लायक है वो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, तो इसी सिलसिले में था आपका जैसे कंटिजेंट लायबिलिटीज होती है, मतलब कोई भी लायबिलिटी जो फ्यूचर में हो सकती है। ठीक है, उसके बारे में हमें अभी है भी ज्ञान और नहीं भी है। ठीक है, कि वो हो भी सकती है या नहीं हो सकती है, तो वो कंटिजेंट है और ऐसी कंटिजेंट लायबिलिटी को हम वहाँ पे फुट नोट दे करके दिखा देंगे। फिर आपका है स्टॉक है या डेप्रिसिएशन है, इसका अगर कोई भी मेथड है आप फॉलो कर रहे हैं, आप चेंज कर रहे हैं, आप वहाँ पे उसको भी मेंशन कर देंगे। इन्वेस्टमेंट की एक जो मार्केट वैल्यू है आप उस मार्केट वैल्यू को भी आप वहाँ पे शो कर देंगे, जिससे कि पता चलता रहेगा लोगों को और साथ में आपको भी कि ओनर को भी कि आपके उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इस समय क्या चल रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका मेथड था। ठीक है, इसी मेथड का क्या है, इसकी यूटिलाइजेशन अगर देखें हम कि जो हमारा फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन है उसके क्या यूटिलाइजेशन हो सकते हैं, तो इसका मतलब देखिए इसकी इजली है कि इसके यूटिलाइजेशन में आ जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियरली वहाँ पे डिफाइन रहती है, इन्फॉर्मेशन क्लियरली डिफाइन होती है, रिलेटेड यूजर्स को इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाती है। ठीक है, ईजिली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, साथ ही साथ जो भी आपके एडजस्टमेंट होते हैं, जो भी आपके चेंजेस होते हैं आप उनको भी ईजिली वहाँ पे नोट कर देते हैं, जिससे कि किसी को भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको क्लियरली प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी।
कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी का आपका मतलब ये है यहाँ पे कि वो ये आपका ये मटेरियलिटी जो कन्वेंशन है आपका ये बोलता है कि हमें वो सभी फैक्ट्स रिकॉर्ड करने हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। हमें सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को रिकॉर्ड करना है, बट अगर कोई अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है तो हमें अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि अगर अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा। इसलिए मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, आप उन सभी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कीजिए। जो अनइम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड नहीं कीजिए, या उनको फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो अनइम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है उनको सभी को अलग अलग रिकॉर्ड ना करके उन सभी को हम एक शिफ्ट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे कि अगर इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है तो उसका सेपरेट रिकॉर्ड करेंगे, दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है तो उसका भी सेपरेट रिकॉर्ड करेंगे। जैसे सेल हुआ तो रिकॉर्ड कर देंगे, परचेज हुआ तो रिकॉर्ड कर देंगे। मतलब कि जो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है बिजनेस के लिए उनको आप मेजर हेडिंग में शो कर देते हैं, उनका आप नेसेसरी लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर देते हैं। बट आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे भी ट्रांजैक्शन होते हैं जो अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, या फिर अमाउंट में बहुत छोटे होते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन का ये है कि आपके अमाउंट में भी बहुत लार्ज होंगे। अगर बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं और अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो ऐसे अनइम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस को चाहें तो हम रिकॉर्ड ना करें। बट क्या है कि अगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारे एक्सपेंसेस या इनकम क्लियरली डिफाइन ना हो पाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे अनइम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं उन सभी को हम एक ग्रुप बना लेते हैं और हम उन सभी को ग्रुप को पूरे मिला करके फिर एक ग्रुप के नाम से उसको शो कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि उन अनइम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग हो जाता है और उन अनइम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन को बार बार रिकॉर्ड करने का बर्डन भी नहीं रहता है। जैसे मान लो कि आपने एसेट परचेज किया, या आपका 5 लाख की एसेट परचेज की, आपका इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन भी है और अमाउंट भी लार्ज है, आपने तुरंत उसको रिकॉर्ड कर दिया परचेज ऑफ एसेट्स। अब मान लीजिए आप क्या करते हैं, जैसे कि आपके यहाँ क्लर्क है, उसको जरूरत पड़ गई स्टेशनरी, क्या क्या चल पड़ गई, सॉरी, पेंसिल की, इरेजर, शार्पनर, स्केल, ठीक है, और कॉपी, ठीक है, इन चीज़ों की जरूरत पड़ गई। तो अब देखिए ये सभी चीज़ें क्या है, पेंसिल, एक पेंसिल मंगाई आपने, एक पेंसिल की कीमत क्या है, 5 रुपये है। अब आप ये नहीं करेंगे कि 5 लाख के जहाँ एसेट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं वहीं पे आप ये लिख देंगे 5 रुपये का आपने पेंसिल खरीदा, क्योंकि जब आप ट्रांजैक्शन को ऐसे अगर रिकॉर्ड करेंगे तो आपका अननेसेसरी आपका वर्क जो है, टाइम जो है वो कंज्यूम किया जाएगा, ठीक है, और आपका टाइम कंज्यूम किया जाएगा, साथ में आपको बहुत बर्डन भी लगेगा कि ये छोटे छोटे ट्रांजैक्शन को आपको बार बार लिखना पड़ेगा, जिससे आपकी जो बुक्स है उसमें आपकी बहुत लेंदी हो जाएगी। तो इसलिए क्या किया जाता है, जो आपके अनइम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं उनका एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे पेंसिल, रबर वगैरह ये सब क्या पूरा एक स्टेशनरी है, तो हम पूरा का पूरा एक इनका ग्रुप बना लेंगे और उसको क्या दिखा देंगे, स्टेशनरी। तो हम क्या क्या लिख देंगे, स्टेशनरी 50 रुपये, सीधा सीधा उसका एक्सपेंस दिखा देंगे। तो मतलब है कि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है, सॉरी कन्वेंशन है, तो मटेरियलिटी कन्वेंशन है, वो आपका ये बोलता है कि आपको जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हैं उनको आप सेपरेटली रिकॉर्ड कीजिए, जो अनइम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है उन सभी को ग्रुप बना करके फिर आप उनकी एक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें इसमें करते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो कन्वेंशन है मटेरियलिटी, आपका कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी आपका ये बोलता है कि इंपॉर्टेंट जो ट्रांजैक्शंस हैं, नेसेसरी जो ट्रांजैक्शन है उनको आप सेपरेटली रिकॉर्ड कीजिए, बट जो अननेसेसरी ट्रांजैक्शन है, जो अनइम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, या तो उनको लेफ्ट कर दीजिए या उनको रिकॉर्ड करना छोड़ दीजिए, या फिर अगर आप उनको रिकॉर्ड करते हैं तो उनको किसी दूसरे ट्रांजैक्शन के साथ ही जोड़ करके लिख दीजिए, दूसरे ट्रांजैक्शन के साथ जोड़ करके लिख दीजिए, या फिर उन सभी ट्रांजैक्शन के ग्रुप बना करके और फिर उनको आप एक साथ दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि जैसे छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं, जैसे पेंसिल मंगाना है, पेन मंगाना है, तो इसके लिए बार बार कोई पैसा नहीं देता रहेगा, इसलिए क्या किया जाता है, एक बनाया जाता है पेटी कैश। पेटी कैश, देखिए नॉर्मल जो कैश के ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं उनके लिए तो आपका कैश बुक या कैश अकाउंट नाम से ट्रांजैक्शन एक लेजर बनाते हैं और उस पर इनकी एंट्री कर देते हैं। बट जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन होते हैं, जो आपके
डेली बेसिस पे होते हैं, डेली दिन भर होते रहते हैं कि पेंसिल मंगा ली, इरेजर मंगा लिए, ये चीज़ कर ली। तो ये क्या है, अनइम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। तो उन अनइम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन को हम सेपरेटली इन पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम हर बार 5 रुपये पेंसिल है, इरेजर ऐसे रिकॉर्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, जो भी अननेसेसरी ट्रांजैक्शन है उनको हम क्या करते हैं या तो लेफ्ट कर देंगे या फिर किसी एक ग्रुप या एक हेडिंग बना करके उनको उसके अंदर दिखा देंगे। ठीक है, तो मैटरनिटी कॉन्सेप्ट में आपका यही था कि इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड बट अनइम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन आइदर लेफ्ट और मर्ज विद द अदर ट्रांजैक्शंस, या तो लेफ्ट कर दिए जाते हैं या फिर उन्हें किसी दूसरे ट्रांजैक्शन के साथ मर्ज करके दिखा दिया जाता है। ओके, चलिए अब आपका एक लास्ट कन्वेंशन रह जाती है और इसके बाद आपके ये प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन वाला जो चैप्टर है वो आपका एंड हो जाता है। लास्ट कन्वेंशन क्या है, लास्ट कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव या प्रूडेंस। ठीक है, कंजर्वेटिव या प्रूडेंस, कंजर्वेटिव एंड प्रूडेंस। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव में ये बोला जाता है कि आपकी फ्यूचर में मतलब एंटीसिपेटेड लॉस हो सकते हैं या फिर एंटीसिपेटेड प्रॉफिट हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव कन्वेंशन ये बोला जाता है कि एंटीसिपेटेड लॉसेस, फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। मतलब है कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव में ये बोला जाता है कि फ्यूचर में आपको जो भी लॉस होने वाला है आपको उसको मस्ट बी रिकॉर्डेड, उसको आपको रिकॉर्ड करना ही करना है। बट फ्यूचर में जो प्रॉफिट हो रहा है, फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव कन्वेंशन ये बोला जाता है कि फ्यूचर में जो लॉसेज हैं, जो आपको पता है कि फ्यूचर में ये लॉस हो सकता है आपको, तो आप उस लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। बट अगर आपको पता है कि इतने रुपए का इनकम आपको हो जाएगी तो बट आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ये आपका कंजर्वेटिव प्रिंसिपल बोलता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको पता है कि आगे आने वाले समय मंदी आ जाएगी और हो सकता है आपके जो गुड्स वगैरह है वो सोल्ड ना हो जाए और इसकी वजह से आपको 2000 रुपये का लॉस हो जाए। तो आप क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करके चलेंगे कि आपको 2000 रुपये का लॉस हो सकता है। ठीक है, बट अगर आपको ये पता है कि फ्यूचर में लोगों को डिमांड होगी, ठीक है, जैसे कि अभी पता है लोगों को कि मेडिसिन की डिमांड हो रही है, तो अगर अभी हमें पता है कि मेडिसिन की अगर हम रख लें तो डिमांड होगी आगे और हमारा बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ जाएगा फ्यूचर में, तो हमें पता है कि बढ़ जाएगा बट हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कंजर्वेटिव प्रिंसिपल आपको बोलता है कि होने वाले फ्यूचर में जो लॉसेज हैं, फ्यूचर में जो लॉस होंगे अगर वो आपको पता है तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट अगर आपको प्रॉफिट है आपको पता तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई आपकी दुकान है, आपको पता है कि बहुत सारे लोग उधार खरीद के ले जाते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग पैसा नहीं देते हैं, तो जो लोग पैसा नहीं देते हैं उसको बोला जाता है बैड डेब्ट्स, वो बोला जाता है बैड डेब्ट। तो जब हमें पता है कि ये लॉस होगा ही होगा, ठीक है, जब हमें लॉस पता तो हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करके रखेंगे। बट अगर हमें पता है कि ऐसी कोई इनकम होने वाली है फ्यूचर में तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव बोला जाता है एंटीसिपेटेड लॉसेज या फ्यूचर लॉसेज मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट एंटीसिपेटेड प्रॉफिट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, इसी से में बोला जाता है कि जो आपका एक क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने के लिए जो तरीका होता है, क्लोजिंग स्टॉक एक आपका जो स्टॉक होता है जो कि अनसोल्ड होता है एट द एंड ऑफ द ईयर के अंत में आपका जो स्टॉक अनसोल्ड रह गया है उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, दो वैल्यू होती हैं आपको पता है, एक बुक वैल्यू और एक आपकी होती है मार्केट वैल्यू। तो याद रखिएगा बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में जो वैल्यू कम होगी उस पर रिकॉर्ड करते हैं।
ठीक है। जैसे मान लें कि बुक वैल्यू 100 रुपये की है, मार्केट वैल्यू 80 रुपये की है, तो मतलब है कि देखिए हम एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मतलब जो एक्स्ट्रा उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हम कितना करेंगे, 80 रुपीज़ से, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसी वैल्यू को चेंज कर दें, ये बुक वैल्यू 80 रुपये की और मार्केट वैल्यू 100 है, तब भी हम क्या करेंगे, 80 रिकॉर्ड करेंगे। तो मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक मस्ट बी रिकॉर्डेड विच वैल्यू इज द लेस। मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका उस वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाएगा जो वैल्यू लेस होगी। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में विच वैल्यू इज लेस, ठीक है। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में जो कम होगी उस पर उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्डेड विच वैल्यू इज लेस, ठीक है। इसके बाद है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स must be recorded in the presence of bad debts, ठीक है। मतलब कि बैड डेब्ट्स जो आपके होने हैं, आपको पता है कि फ्यूचर में आपका बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसा पेमेंट नहीं करते हैं। जब आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा नहीं पेमेंट करते हैं, तो वो हमें आपको पता है कि लॉस होने वाला है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एंटिसिपेटेड लॉसेस के लिए हम एक प्रोविजन पहले से बना के रखेंगे कि इतने रुपए का लॉस हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये है कि अगर कोई केस वगैरह का सूट वगैरह है, आपका कोई फाइल वगैरह पेंडिंग फीस है, ठीक है, केस की, तो वो चाहे भले ही आपके फेवर में हो, बट आप फिर भी उसको रिकॉर्ड करके चलेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको वो पे करना पड़ जाए। जैसे कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है, अब पता नहीं कोर्ट आपकी कितना भी केस आपके कितना भी फेवर में हो, बट आप एक चल के मान के चलेंगे कि इतने रुपये का हो सकता है आपको लॉस हो जाए, ठीक है, तो उसको भी आप रिकॉर्ड करके चलेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं कि आपका कंजर्वेटिव प्रिंसिपल ये बताता है कि फ्यूचर में आपके जो भी लॉसेज होने वाले हैं आपको उनको रिकॉर्ड करना है, बट आपके अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है फ्यूचर में तो उसको आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। इसके साथ साथ आता है इफेक्ट ऑफ दैट कन्वेंशन। इस कन्वेंशन का इफेक्ट क्या है, क्या इफेक्ट इसका आता है, तो देखिए पहला इफेक्ट आता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोज लोअर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या दिखाता है, लोअर प्रॉफिट दिखाता है, ये इसका इंपैक्ट है। कैसे लोअर प्रॉफिट दिखाएगा, देखिए आपको पता है कि आपकी जो रियल रेवेन्यू है वो तो आपके पास रिकॉर्डेड है, जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके पास रिकॉर्डेड है, बट आपने यहाँ पे एक चीज और रिकॉर्ड कर दिया, फ्यूचर में जो आपके लॉस होंगे, फ्यूचर में जो लॉस होंगे वो भी एक्सपेंसेस के यहाँ पे लिख दिया जाएंगे लॉस, ठीक है। बट फ्यूचर में जो रेवेन्यू होगी उसको आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो सपोज मान लीजिए कि रेवेन्यू आपकी अगर 10 रुपए था, एक्सपेंस आपके 8 रुपए थे, तो इसके सेंस में प्रॉफिट कितना होता आपको, 2 रुपए हो रहा था। बट अगर मान लीजिए कि आपको पता है कि फ्यूचर में 1 रुपए का लॉस हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। तो अब देखिए अब कितना हो गया, 10 रुपए यहाँ और 9 रुपए यहाँ है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का। तो देखिए फ्यूचर लॉसेस को रिकॉर्ड करने के पहले आपको प्रॉफिट 2 रुपए का हो रहा था, तो मतलब है कि एक्चुअल प्रॉफिट 2 रुपए का था, बट आपको एंटिसिपेटेड लॉसेस को रिकॉर्ड करने के बाद आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, केवल 1 रुपए हो रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि कन्वेंशन, आपकी ये जो कन्वेंशन है कंजर्वेटिव की, इसके अकॉर्डिंग आपका ये इंपैक्ट पड़ता है कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो लोअर प्रॉफिट शो करता है एक्चुअल प्रॉफिट की अपेक्षा, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा है आपका बैलेंस शीट विल डिस्क्लोज अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज। पहला था प्रॉफिट एंड लॉस का था, दूसरा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या दिखाती है, बैलेंस शीट दिखाएगी अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स और ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर का लॉसेस आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। जब फ्यूचर का लॉसेस रिकॉर्ड करना है तो आपको उसके लिए लायबिलिटी प्रोविजन बनाने पड़ेंगे, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाया आपने, ठीक है, वो भी आपकी लायबिलिटीज है। तो इसका मतलब यही है कि आपका कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये हो जाता है कि जो आपकी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू कम दिखाई जाती है और जो आपकी लायबिलिटीज हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है एक्चुअल वैल्यू की अपेक्षा, ठीक है। क्योंकि आपने जब फ्यूचर लॉसेज आप
रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको पता है कि एसेट में इतना लॉस हो जाता है, जैसे आपको पता है डेप्रिसिएशन कि एसेट में इतने वैल्यू की कमी हो जाती है, तो आप क्या दिखाएंगे, एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाएंगे, तो क्या हो गया, एसेट की वैल्यू कम हो गई। सेम आप क्या करें, फ्यूचर के लॉसेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जब लॉसेस को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका प्रोविजन साइड, प्रोविजन बनेंगे, जब प्रोविजन बनेंगे तो कहाँ दिखाएंगे उनको, लायबिलिटी साइड में। तो यही चीज़ है कि आपकी एक कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये हो जाता है कि जो आपकी लायबिलिटीज हैं उनका बैलेंस ओवर दिखाया जाता है और जो एसेट्स हैं उनका बैलेंस कम दिखाया जाता है। ठीक है, तो आपके ये तीनों कन्वेंशन थे, आप इनको पढ़िएगा और आपका एक इसमें टॉपिक आप उसको पढ़िएगा खुद से कि डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट। वैसे तो मैं बता दिया, एक दो पॉइंट बता ही चुका हूँ। ठीक है, कि कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वो सभी पर्सन के लिए होते हैं, बट कन्वेंशन क्या होती है वो सबके लिए नहीं होती हैं। कॉन्सेप्ट क्या है वो चेंजेस नहीं होते हैं, बट कन्वेंशन क्या वो चेंजेस किए जा सकते हैं एज पर द यूजेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऐसे ही हैं, आप उनको पढ़िएगा। ठीक है, और इनमें जो डाउट होते हैं आप हमसे शाम को डाउट सेशन में पूछ लें। ठीक है।